नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और चलिए सीधा आपको रांची लिए चलते हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है और आज एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। ये सीधी तस्वीरें रांची से आपको दिलवा रहे हैं। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो रांची से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां आप देखिए कि किस तरह की तैयारियां की गई है। अब से कुछ ही देर बाद हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर देखिए, आप देखिए तमाम दिग्गज जो है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। रांची से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। इसी के साथ आपको कुछ जानकारी भी दे दें कि तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन ने बीते दिन इस्तीफा दिया है। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उस वक्त हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि कल्पना सोरेन हो सकती हैं कि अब अगली मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन का जब नाम सामने आया तो झारखंड में जेएमएम में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिली। जेएमएम के सभी मंत्रियों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट उस वक्त देखने को मिली थी, एक अलग खुशी देखने को मिली थी कि अब कमान चंपई सोरेन संभालेंगे। चंपई सोरेन ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन अचानक से चंपई सोरेन ने कल इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और अब ये सीधी तस्वीरें आपको रांची से दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, ऋषिकेश में माधव सेवा विश्राम सदन का उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया लोकार्पण। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। 30 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार सेवा विश्राम सदन में 430 बेड की सुविधा। इसके अलावा ऋषिकेश एम्स में तीमारदारों को मिलेगा लाभ। देवव्रत सेवा न्यास की तरफ से कराया गया है निर्माण ऋषिकेश एम्स के रोगियों। इसके अलावा तीमारदारों के लिए 120 कमरों का निर्माण किया गया है। माधव सेवा विश्राम सदन बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। 120 कमरे बताए जा रहे हैं। लोकार्पण स्वयं सेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने किया है। मोहन भागवत ने इसका विधिवत तरीके से शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे हैं, जबकि सूबे के तमाम मंत्री सांसदों के साथ संत महात्माओं ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। बता दें कि देश के 6वें माधव सेवा विश्राम सदन के रूप में शामिल हुए सदन में एम्स ऋषिकेश के रोगियों और तीमारदारों के लिए यहां ठहरने की व्यवस्थाओं के साथ साथ भोजन का भी उपलब्ध करवाया जाएगा कि भोजन की जो सेवा है वो भी दी जाएगी। 120 कमरों के इस सेवा विश्राम सदन की विशेषता ये है कि मरीज और उनके तीमारदारों को 55 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक का रूम उपलब्ध करवाया जाएगा। जबकि जो भोजन का अगर प्राइस देखा जाए तो भोजन का प्राइस होगा 10 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक। ऋषिकेश में एक स्थापित है और उनके तीमारदारों के लिए कोई आश्रय भवन, कोई इस प्रकार का भवन बने, इसके लिए बहुत पहले से अपने न्यास में प्रयास किया। और मुझे बड़ा संतोष है इस बात को कहते हुए कि आज इसका लोकार्पण हुआ, जिसमें 422 लोग इसमें जो तीमारदार हैं वो इसमें रह सकते हैं। उनके भोजन की, उनके जलपान की सारी व्यवस्था यहाँ पे होगी। और कितना सुंदर भवन ये बना, आप खुद भी देख रहे हैं। और सबसे के जो कार्यकर्ता हैं वो निरंतर सेवा कार्यों में लगे रहते हैं और देश के तमाम अस्पतालों में, बड़े बड़े संस्थानों में इस तरह के सेवा केंद्र जहां पर
जो मरीजों के साथ जो तीमारदार रहते हैं उनकी ठहरने की व्यवस्था होती है। एक बहुत बड़ी शुरुआत एम्स ऋषिकेश के निकट है और मुझे सौभाग्य है कि थोड़ा बहुत योगदान मुख्यमंत्री रहते हुए मैं भी इसके लिए कर पाया। तो देखिए, आपको बता दें, माधव सेवा विश्राम सदन का शुभारंभ आज किया है विधिवत तरीके से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुभारंभ किया है। इसमें देखिए, इसकी खासियत, अब लोगों के जहन में सवाल होगा कि आखिरकार इसकी खासियत क्या है। तो आपको बता दें कि इसमें जो रूम है वो भी आपको सस्ते में मिलेंगे, प्राइस जो है उनका सस्ता रहेगा। इसके अलावा जो भोजन की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिलेगी, और भोजन के अगर प्राइस की शुरुआत आपको बता दें कि 10 रुपये से होगी और इसके अलावा 30 रुपये तक खत्म हो जाएगी, यानी कि 10 से 30 रुपये में आपको अच्छा भोजन यहाँ पर मिलेगा। मरीज और तीमारदारों को रहने के लिए जो कमरा यहाँ पर उपलब्ध होगा उस कमरे का प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, मात्र आपको 50 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक का एक रूम उपलब्ध भी कराया जाएगा, जबकि जो भोजन है वो 10 से 30 रुपए में मिलेगा। सदन से जुड़े हुए लोगों ने ये भी बताया है कि सदन को तैयार करने में लगभग 30 करोड़ की धनराशि लगी है। नवनिर्मित माधव सेवा सदन का लोकार्पण आज हुआ है। 30 करोड़ रुपए की लागत से सेवा सदन का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 1,40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर इसका निर्माण किया गया है। भावराव देवव्रत सेवा न्यास की तरफ से इसका निर्माण करवाया गया है। एम्स ऋषिकेश में आने वाले मरीजों को यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। सस्ती दरों पर आवास मिलेगा, भोजन मिलेगा, रहने के लिए रूम मिलेगी। न केवल मरीज को बल्कि मरीजों के साथ आए उनके परिजनों को भी यहाँ पर रूम उपलब्ध होगा, वो भी सस्ते रेट पर। भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। 10 से 30 रुपए में आपको यहाँ पर भोजन मिल जाएगा। करीब 150 दानदाताओं के सहयोग से ये सदन बना है। सेवा सदन 120 कमरे का है। 430 बेड की यहाँ पर सुविधा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं पर मंगलौर उपचुनाव को लेकर के स्थानीय लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को बाहरी होने का विरोध भी जताया है। तो वहीं पर कांग्रेस भी अब उन्हें पैराशूट प्रत्याशी बता रही है। जमकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना 10 गाँव का नाम एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बाहरी है। वो विकास क्या करवाएंगे जो एक साथ 10 गांव के नाम नहीं बता पाएंगे। मैं जल्द ही लोगों तक पहुंच पाऊंगा, विकास करवा पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ की जानकारी है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं और मैंने जमीन पर जाकर के लोगों के लिए काम किया है। बता दें कि मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। 13 जुलाई को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, लेकिन चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज नजर आ रही है, खासकर मंगलौर विधानसभा सीट को लेकर के, जहां पर उपचुनाव होना है 10 जुलाई को। रिजल्ट जो है वो 13 जुलाई को आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के लोगों ने भी विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी विरोध जो है वो किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि करतार सिंह भड़ाना जो है वो बाहरी है, और बाहरी को जब घर की खबर ही नहीं होगी तो वो घर के लिए कैसे फैसले ले सकते हैं, कैसे विकास जो है वो मंगलौर का करवा सकते हैं। इसके अलावा काजी निजामुद्दीन ने तो चैलेंज भी कर दिया है करतार सिंह भड़ाना को और कहा है कि एक साथ 10 गांव के नाम वो लेकर के दिखाए। वो ले नहीं पाएंगे क्योंकि वो बाहरी है और उन्हें कोई जानकारी यहाँ की नहीं है। इसके अलावा काजी निजामुद्दीन अपनी जीत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। 10 जुलाई को यहाँ पर चुनाव होना है और 10 जुलाई से पहले सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई नज़र आ रही है। इस हिसाब से मैं भड़ाना साहब का IQ लेवल उनकी बोलने में सुन रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो मंगलौर विधानसभा सर्किल के 10 गांव का भी एक सांस में नाम नहीं ले सकते। पिछली जिस विधानसभा से वो आए हैं वहाँ की विधानसभा का भी नाम नहीं ले सकते। और मैं तो एक और दावा करता हूँ, आप एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उनसे ट्राई कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है वो MLA की अगर फुल फॉर्म बता दें तो भी हम मान जाएंगे। वो शायद MLA की फुल फॉर्म भी बताने की स्थिति में ना हो। पैराशूट होगा तो जहाँ पे भी दर्द होगा वो फट से पहुँचेगा। तो ये जो पैराशूट आप कह रहे हो ना,
पैराशूट जो है ना विकास में जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि रास्ते यहाँ पे सही से है नहीं, गाँव में जाना पड़ेगा, तो पैराशूट से ही चले जाएंगे। तो ना आपको उस दिन बताएंगे जब इसके लायक बन जाएंगे। तो देखिए, पैराशूट को लेकर के यहाँ पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। काजी निजामुद्दीन कांग्रेस की तरफ से पैराशूट बोल दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अगर पैराशूट ही बोल रहे हैं तो आपको बता दें सड़कें तो यहाँ पर सही नहीं है, इसीलिए पैराशूट जल्दी पहुंचेगा और विकास किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि 2022 में मंगलौर सीट का इतिहास क्या रहा है। 2022 में मंगलौर में थे 1,16,225 वोटर्स। मुस्लिम मतदाताओं का अगर जिक्र किया जाए तो मुस्लिम मतदाताओं की आबादी सबसे ज्यादा यहां पर थी। बीएसपी के सरबत करीम अंसारी यहां से जीते थे, उन्हें वोट मिले थे 32,500 वोट मिले थे यहाँ पर। अगर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन का जिक्र किया जाए तो उन्हें 32,062 वोट मिले थे। बीजेपी के दिनेश सिंह पवार का जिक्र किया जाए तो उन्हें मात्र 18,763 वोट मिले थे। तो ये 2022 का इतिहास मंगलौर सीट का आपको बता रही है, जहां पर बीएसपी का दबदबा देखने को मिला था। मुस्लिम आबादी या यूं कहा जाए कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो सबसे ज्यादा मंगलौर विधानसभा सीट में 2022 में देखा गया था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं बीएसपी जीत का लहरा पाई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवतुल्य जनता का आभार प्रकट किया है। सीएम धामी ने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में बेहतर कार्य किए गए हैं। सीएम धामी की तरफ से कहा गया है, कानून बनाने के बाद नकल विहीन परीक्षा प्रदेश में हुई है। प्रदेश में स्वरोजगार के दिशा में कार्य हुए हैं। महिला उत्थान के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। महिला उत्थान की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दें धामी सरकार के कार्यकाल को लेकर के 3 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद सीएम धामी का बयान सामने आता है। सीएम धामी ने देवतुल्य जनता का आभार प्रकट किया। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर न केवल जनता का आभार प्रकट किया, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व या यूं कहा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में बेहतर कार्य किए गए हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए तमाम बड़े कदम उठाए हैं। उत्तराखंड हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और उत्तराखंड के अंदर इन 3 वर्षों के कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, अनेक विकास के रास्तों पर आगे बढ़ा गया है, अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं, और बहुत सारे चुनौतीपूर्ण समय पर देवभूमि उत्तराखंड की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन पर काम किया गया है। उन चुनौतियों का सामना करके उनका समाधान निकाला गया है। नौजवानों का, युवाओं का जो एक बड़ा सपना रोजगार का होता था, उस रोजगार के लिए हमने काम किया है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं पहुंचे, सरकार पहुंचे, शासन तंत्र पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार उनकी सबकी समीक्षा की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, कुमाऊं मंडल के अधिकांश जिलों में भारी बारिश। आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी के अलर्ट के बाद भारी बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। बारिश को लेकर के जारी किया गया रेड अलर्ट। डीएम ने स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। भूस्खलन के खतरे को लेकर के सतर्क रहने की अपील भी की गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कुमाऊं समेत कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें आप देखिए, बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आईएमडी ने नैनीताल जिले में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने पूरे जिले में स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए। भारी बारिश के बीच हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी जल भराव भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी संजय पुंजीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो वहां भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अगर देहरादून नैनीताल की बात की जाए तो वहां पर लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ी क्षेत्र में भी लगातार लोगों को बारिश का सामना करना पड़ रहा है। समय समय पर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मौसम खराब होता है तो पहाड़ी जिले होते हैं, वहां पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में चारधाम यात्रा भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर भी लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। तो लोगों को लगातार एक एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश के चलते वहां भूस्खलन जैसे हालात हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहना होगा। और उत्तराखंड के तमाम जनपदों के जो जिला अधिकारी है उनको भी कहा गया है कि अपने अपने जिलों में लोगों को जागरूक करें। खासकर जो गंगा के आसपास के क्षेत्र है वहां पर लोगों को कहा गया है कि जो बारिश होती है, बारिश के चलते वहां के आसपास का क्षेत्र खाली कर दिया जाए। ठीक है संजय, देखिए दिशा निर्देश अधिकारियों की तरफ से दे दिए गए हैं, डीएम की तरफ से दे दिए गए हैं, लेकिन बात अगर हल्द्वानी की जाए तो हल्द्वानी के वर्कशॉप लाइन क्षेत्र में बताया जा रहा है कि एक सड़क बीचों बीच धंस गई है। देखिए, खासकर अगर हल्द्वानी की बात की जाए तो यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक सड़क थी वो धंस गई है और ये सड़क ये भी कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जो विकास कार्य होते हैं उसके भी कहीं ना कहीं बोलती हुई नजर आती है। हालांकि को लेकर अब अन्य मार्ग को वहां से आवाजाही हो रही है, यानी लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए प्रशासन की तरह वहां पर तैयार दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों होंगे कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। ठीक है संजय, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, कई जिलों को लेकर के रेड अलर्ट जारी है। जो रेड अलर्ट जारी है वहां पर किस तरह की तैयारियां और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया और अभी बारिश की वजह से हालात कहां के सबसे ज्यादा खराब? देखिए, अगर उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात की जाए, नैनीताल की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए तो यानी कह सकते हैं मौसम विभाग की ओर से करीब 5 से 6 जिले ऐसे हैं जहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ हल्की और मध्यम बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं उमस बन रही है, लोगों को यहाँ गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। और आने वाले 2 से 4 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और लगातार हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी चारधाम यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में कहीं ना जागरूक और संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि जो पहाड़ी जिले होते हैं वहां पर ज्यादा खतरा हो जाता है, वहां हल्की ही बारिश में भूस्खलन जैसे हालात हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही संभल कर रहने की जरूरत है। चलिए ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हाथरस में हुए हादसे के बाद उत्तराखंड पुलिस सतर्क हो गई है। एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने सभी जनपदों को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर के एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एसओपी के आधार पर मुख्यालय राज्य भर के लिए विस्तृत और चलिए अब सीधा आपको रांची लिए चलते हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। और देखिए, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली है। शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कर दिए गए हैं। तीसरी बार अब झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। ये सीधी रांची राजभवन से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई है। शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर भी कर चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इसी के साथ आपको ये बता दें कि जो हेमंत सोरेन है वो तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। इसके अलावा जब जेल गए थे हेमंत सोरेन, तब जो जिम्मेदारी है झारखंड की वो चंपई सोरेन के कंधों पर थी। चंपई सोरेन ने पदभार संभाला था मुख्यमंत्री का। हालांकि ऐसे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तमाम सवाल भी सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस तरीके से चंपई सोरेन को सीएम पद से हटाना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ने ली है, कहीं ना कहीं जेएमएम में फूट देखने को मिल सकती है। चंपई सोरेन के काम का अगर जिक्र करें तो चंपई सोरेन का कार्यभार काफ़ी ज़्यादा सही था, अच्छा था। उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और जेएमएम उनके कार्य से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट भी है। लेकिन जब जेल से बाहर आए थे हेमंत सोरेन, पहले उनकी तरफ से बयान देना कि झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है वो हम चंपई सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, मैं पीछे से उनका समर्थन करूंगा, जेएमएम को संभालूंगा। लेकिन फिर अचानक यूं क्या हो जाना, अंदरूनी खबरें ऐसा अंदर खाने में किस तरह की वार्ता हुई कि चंपई सोरेन अचानक से अपना इस्तीफा देते हैं और फिर हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ ले लेते हैं। ये सवाल अभी भी लोगों के मन में है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इन जो इस तरीके की घटनाक्रम कल और आज देखने को मिला, इसके बाद जेएमएम में अंदरूनी फूट भी देखने को मिल सकती है। जनता को जवाब देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अब जेएमएम के लिए हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड विधानसभा का जिक्र किया जाए तो ये भी माना जा रहा है कि झारखंड विधानसभा पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। चंपई सोरेन से काफ़ी ज़्यादा खुश थी जनता, जेएमएम के कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा खुश थे उनके कामकाज से। जिस तरीके से उन्होंने 153 दिन सरकार चलाई, 153 दिन अपना काम किया, दिशा निर्देश दिए कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को, तो काफ़ी खुश थे उनके कदमों से। और फिर अचानक से ऐसे जेल से बाहर हेमंत सोरेन का आना, चंपई सोरेन का इस्तीफा देना, और जबकि इस्तीफा तब दिया गया है जब हेमंत सोरेन ने अब बयान में कहा था कि विधानसभा चुनाव हम चंपई सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। इस बयान के बाद फिर इस्तीफा देना, तो ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, रांची राजभवन से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली है, तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद बधाइयां दी जा रही है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बधाइयों के बाद फोटो सेशन चल रहा है। तो हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। जेल से रिहाई के बाद फिर एक बार झारखंड की कमान संभाल ली है। तेरहवें मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन झारखंड के। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।